ए को मैंने क्या बोला, पॉइंट ऑफ प्रोपोर्शनल, ओके। बी को मैंने क्या बोला, Yes. इलास्टिक लिमिट, Or elastic limit. एंड ओ, बी ए ओ को मैंने क्या बोला, इलास्टिक रीजन, Yes. ठीक है। नाउ कम टू बियॉन्ड बी, बी सी, बियॉन्ड बी, where strain much more rapidly increases, strain much more rapidly increases, ठीक है। इसका मतलब बीसी पोर्शन में देखो, बीसी पोर्शन में क्या हो रही है, ये रीजन ज्यादा हो रहा है, हॉरिजॉन्टल रीजन। वर्टिकल रीजन देखो, वर्टिकल रीजन वेरी स्मॉल है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल Yes, sir. कर रही है, वर्टिकल कम हो रही है। मतलब अगर तुम 1 kg अप्लाई करोगे तो पहले क्या हो रहा था, पहले 1 kg में 0.1 सेंटीमीटर एलोंगेट कर रही थी, अब ये 1 सेंटीमीटर में 4 सेंटीमीटर एलोंगेट करेगा, समझे। तो ये वायर पे Yes, sir. मास लगा रहे थे, है ना, जब मास लगा रहे थे यहां से यहां तक 5 kg में 5 सेंटीमीटर एलोंगेट करेगा। इसके बाद तुम जैसे ही मास को पुट करेंगे यहाँ पे, तो 1 kg जैसे ही तुम एडिशन, है ना, अब ये 3 सेंटीमीटर एलोंगेट, जी सर। स्ट्रेन ज्यादा हो रही है, स्ट्रेन ज्यादा हो रही है और स्ट्रेस कम है, ओके। व्हेन स्ट्रेन मच मोर रैपिड विथ स्ट्रेस, ओके ओके। So if in this region, okay, if in this region BC वाले रीजन में, in this region that is BC, okay, if wire is unloaded at C पॉइंट पे, अगर क्या करो, वायर को अनलोडिंग कर दो। अनलोडिंग करने का मतलब है मास को अगर तुम रिमूव कर दो, ठीक है। तो अगर इस वाले मास को रिमूव करते हैं, then graph will follow, the graph will follow C B, graph will not follow, ऐसे लिख सकते हैं, graph will not follow, graph will not follow CBAO, CBAO पाथ को फॉलो नहीं करती है, graph will not follow CBAO पाथ, ओके, rather it follow एक दूसरा पाथ को फॉलो करती है, CO डैश को पाथ को फॉलो करती है। तो CO डैश कैसे है, देखो CO डैश को बनाते हैं, C से एक डॉटेड लाइन बनाएंगे ऐसे, ठीक है। ये पॉइंट को बोलते हैं हम लोग O1, CO1 पाथ। तो मैंने क्या बताया था, B पॉइंट तक अगर तुम अनलोडिंग करेंगे, B पॉइंट पर अगर अनलोडिंग करेंगे, तो जैसे जैसे एलोंगेशन हुआ था, है ना, वैसे वैसे क्या होती है, ये एलोंगेशन फिर से कम हो जाती है। किस वाले पॉइंट तक, बी पॉइंट तक। इसे मैंने बी को क्या बोला था, इलास्टिक लिमिट। अब बी के बाद जैसे सी पॉइंट आएगी, तो सी पॉइंट पे अगर यहाँ पे अनलोडिंग करेंगे, तो ये CBAO पाथ को फॉलो नहीं करती। किस पाथ को फॉलो करती है, इसका एक अपना नया पाथ बनता है, दैट इज CO डैश, ओके। It means that wire having permanent strain, देखो अब अगर सी के बाद कहीं बनाएंगे तो वायर में एक परमानेंट स्ट्रेन होगा, देखो ये स्ट्रेन की वैल्यू है, स्ट्रेन, तो ये वाला जो पोर्शन हमेशा वायर में आ जाएगा,
मतलब वायर तुम्हारा डिफॉर्म कर गया, परमानेंट डिफॉर्म कर गया, ठीक है। अगर वायर की लेंथ तुम्हारा 1 मीटर था, तो अब वायर का लेंथ अगर मास को हटा भी देते हैं तो वायर का लेंथ 1 मीटर नहीं रहेगा। तो वायर की लेंथ कितनी हो जाएगी? वायर की लेंथ 1.05 सेंटीमीटर हो जाएगा, या 1.05 मीटर हो जाएगा। मतलब 0.05 मीटर इज द elongation in the wire. This is the permanent elongation. This is the permanent strain. ठीक है, तो वायर में कुछ परमानेंट डिफॉर्मेशन आ जाती है, वायर का ओरिजिनल लेंथ नहीं रहेगा। ओके, so it means that the wire having permanent, Yes, sir. which is called permanent set, which is called permanent set. Okay, this deformation in the wire is called plastic deformation. याद रखेंगे, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, ये भी कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। ठीक है, तो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन कहने का मतलब है वायर में कुछ परमानेंट डिफॉर्मेशन हो जाएगी। ओके, सो इन पोर्शन BC, Hooke's law fails। ओके, आया समझ में? तो हुक्स लॉ सिर्फ ओ से ए तक हुक्स लॉ फॉलो करती है। ठीक है, ओ से ए तक क्या होती है? हुक्स लॉ फॉलो करती है। इसके बाद इस ग्राफ में कहीं पे भी हुक्स लॉ फॉलो नहीं होता है। ठीक है, स्टार्टिंग में ओ Yes, से sir. है, ओ से ए तक ही हुक्स लॉ फॉलो होती है, और ए के बाद कहीं पे भी हुक्स लॉ फॉलो नहीं होती। ठीक है, नाउ कम टू बियॉन्ड सी। अब सी के बाद क्या होगा? ओके, बियॉन्ड सी। सो नेक्स्ट पॉइंट जो भी है, बियॉन्ड सी Yes, sir. wire starts showing increase in strain without any increase in strain। सी के बाद देखते हैं, सी के बाद क्या हो रही है ग्राफ में। तो सी के बाद देखो, सी के बाद स्ट्रेस की वैल्यू, सी के बाद अगर तुम स्ट्रेस नहीं लगाते हो, एक मिनट, ग्राफ थोड़ा सा, एक मिनट, ग्राफ थोड़ा सा ऐसे, ये ग्राफ ऐसे गया, ये बी तक गया, बी के बाद फिर ये सी तक जाएगा, सी के बाद ये जाएगा डी, डी। ठीक है, सी तक यहाँ, सी के बाद डी, ये वाली पोर्शन, तो ये डी पोर्शन आ गया, डी के बाद फिर ये ऐसे जाएगा, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ये एफ और ये ई। ठीक है, फिर से देखो, बियॉन्ड द पॉइंट सी वायर स्टार्ट शोइंग इंक्रीज इन स्ट्रेन विदाउट एनी इंक्रीज इन स्ट्रेस। ठीक है, तो सी के बाद ये वाले पोर्शन, ये सी था और ये डी था, तो सी डी वाले पोर्शन में देखो, बीसी वाले पोर्शन में अगर देखोगे तो ये बीसी का पोर्शन है ना। तो बीसी वाले पोर्शन में वर्टिकल कम होता है, हॉरिजॉन्टल ज्यादा होता है, वर्टिकल कम होता है, हॉरिजॉन्टल कम होता है। तो फोर्स का वैल्यू अगर 1 kg लगाओगे तो 4 सेंटीमीटर एलोंगेशन, मतलब स्ट्रेन ज्यादा होती है और स्ट्रेस कम होती है। ठीक है, सी के बाद क्या होती है? जी सर। सी से डी वाले पोर्शन में देखो, इस वाले रीजन में स्ट्रेन है, हॉरिजॉन्टल देखो स्ट्रेन है, वर्टिकल जीरो है, वर्टिकल क्या है? जीरो, सिर्फ स्ट्रेट लाइन बन गया, हॉरिजॉन्टल लाइन बन गई। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन में क्या होती है? हॉरिजॉन्टल लाइन का आने का मतलब है,
हॉरिजॉन्टल लाइन की मतलब होती है इसमें स्ट्रेन आएगा लेकिन स्ट्रेस कुछ भी नहीं आएगा। ओके, तो बियॉन्ड द पॉइंट सी द वायर स्टार्ट शोइंग इंक्रीज इन स्ट्रेन विदाउट एनी इंक्रीज इन स्ट्रेस। स्ट्रेस कुछ भी नहीं होता है। ओके, इट मीन्स wire begin to flow, wire begin to flow करने का मतलब है मास को नहीं भी लगाएंगे तभी वायर में elongation होता रहेगा। ओके, इट मींस वायर begins to flow down after point C, okay, up to point C से लेकर D तक क्या होती है, C से लेकर D तक अगर तुम मास को नहीं भी लगाते हैं तो वायर में elongation अपने आप होता है। ठीक है, बिना मास लगाए elongation हो रहा है। ओके, दैट्स व्हाई, ये समझ में आया ये वाला पॉइंट? जी सर। ठीक है, तो सी से डी वाले में क्या होती है, हम मास को नहीं लगा रहे हैं लेकिन वायर में elongation अपने आप होता रहेगा विदाउट अप्लाइंग मास। ठीक है, सो दिस पॉइंट इज कॉल्ड ओके, सो द पॉइंट सी at which the wire yields to the applied stress and begins to flow down is called yield point। क्या बोलते हैं इसको, yield point। ओके, तो C point is called yield point। यस सर। C point क्या बोलते हैं, this point is called yield point। ओके, नेक्स्ट, the behavior of the wire beyond point C is perfectly plastic up to point B। C से लेकर D तक कौन सा रीजन है, परफेक्टली प्लास्टिक रीजन, प्लास्टिक। जी सर। अभी इससे पहले मैंने बताया था, देखो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, तो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन क्या होती है, बी से लेकर सी तक। ठीक है, बी से लेकर सी तक क्या होती है, बी से लेकर सी तक प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। ठीक है, और सी से लेकर डी तक क्या होती है, परफेक्टली प्लास्टिक। यहाँ पे लिख ही देते हैं, बी से लेकर सी तक क्या होगा, प्लास्टिक रीजन। ठीक है, और सी से लेकर डी तक क्या होगा, परफेक्टली प्लास्टिक रीजन। ठीक है, और ओ से लेकर ए तक इलास्टिक रीजन लिख दिए थे, ए को इलास्टिक लिमिट बोलते हैं और ओ से लेकर ए तक यही लिख देते हैं, ओ से लेकर ए तक क्या बोलते हैं, इलास्टिक रीजन। तो इलास्टिक रीजन, प्लास्टिक रीजन, परफेक्टली प्लास्टिक रीजन, ये सब छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, यही सब एग्जाम में पूछा जाता है। ओके, नेक्स्ट इज बियॉन्ड द पॉइंट डी। डी के बाद क्या होती है, बियॉन्ड पॉइंट डी द ग्राफ is a curved line, DEF, देखो DEF, okay, which shows even if the wire is unloaded, इस वाले रीजन में अगर मास को तुम हटा भी देते हो, even if wire is unloaded a little at point E, E पॉइंट मतलब जो ग्राफ का पीक पॉइंट है, इस वाले पॉइंट पे देखो। ओके, एट पॉइंट E
द थिनिंग करने का मतलब है वायर में इलोंगेशन इतना ज्यादा हो जाएगा जो वायर काफी थिन हो जाएगी। ओके, द थिनिंग ऑफ द वायर स्टार्ट्स एंड नेक्स्ट एंड वेस्ट आर डेवलप्ड। वायर में नेक डेवलप करने का मतलब है वायर जनरली ब्रेक कर जाएगा थिन होने के बाद। नेक्स्ट एंड वेस्ट आर डेवलप्ड एट फ्यू वीकर पॉइंट्स in the wire. Okay, and finally wire will break at point F. Yes, sir. So the point E is called breaking stress, or we can say point E is called breaking stress. Breaking stress or unlimited stress. Ultimate. Yes, sir. Ultimate stress. Okay, and point F is called breaking point. And the portion आज मैंने पोस्टपोन कर दिया है 2 बजे को। Yes, sir. 2 बजे। EF अबे 2 बजे ज्वाइन करना, 3 बजे नहीं। मैं लिंक भेजूंगा। प्लास्टिक behavior. Yes, sir. यहाँ पे नोट कर देते हैं कौन कौन सा पॉइंट है। DEF कौन सा देखो, DEF को क्या बोलते हैं? प्लास्टिक। दिस रीजन इज ऑल्सो कॉल्ड प्लास्टिक रीजन। ओके, E पॉइंट कॉरस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेस होगा दिस इज कॉल्ड ब्रेकिंग स्ट्रेस। ओके, एंड द F पॉइंट को क्या बोलते हैं? ब्रेकिंग पॉइंट। ठीक है, इस ग्राफ में यही पॉइंट पूछे जाते हैं। ग्राफ दे देगा और ग्राफ देके पूछेगा कि ब्रेकिंग पॉइंट कौन सा है, इलास्टिक रीजन कौन सा है, यील्ड पॉइंट कौन सा है, ठीक है, प्लास्टिक रीजन कौन सा है, परफेक्टली प्लास्टिक रीजन कौन सा है, यही सब ग्राफ देके पूछते हैं। जी सर। समझ में? नेक्स्ट है कुछ नोट, ठीक है। मटेरियल 2 तरह का होता है, एक होती है डक्टाइल और दूसरा होता है ब्रिटल। डक्टाइल एंड ब्रिटल, ठीक है। सो डक्टाइल क्या होती है? Those material which shows larger plastic range beyond elastic limit. ओके, जिस मटेरियल का प्लास्टिक रीजन ज्यादा होता है, आई बात समझ में? जिस मटेरियल का प्लास्टिक रीजन ज्यादा होता है वो मटेरियल क्या होती है? डक्टाइल होती है। तो प्लास्टिक रीजन का मतलब
प्लास्टिक रीजन का मतलब देखो, अभी जस्ट मैंने बोला DEF को बोलते हैं प्लास्टिक रीजन, मतलब ये वाली पोर्शन, ये वाली जो पोर्शन है, ये वाली पोर्शन, ये वाली पोर्शन जिसका ज्यादा होगा, जिसका ज्यादा होगा वो क्या कहलाएगा? जी सर। डक्टाइल। तो ये ग्राफ देख के क्वेश्चन एक बार मेडिकल में आया हुआ है, नीट में ये क्वेश्चन आ चुका है एक बार, ग्राफ के क्वेश्चन, ठीक है। जी सर। इसका मतलब डक्टाइल का मतलब ये होता है द ब्रेकिंग पॉइंट इज widely separated from the point of elastic limit से पॉइंट ऑफ ब्रेकिंग पॉइंट का सेपरेशन क्या होती है? ज्यादा होती है। इलास्टिक लिमिट ऑन स्ट्रेन, ठीक है। तो ये हुआ, ग्राफ बना देते हैं क्योंकि एक बार क्वेश्चन आ चुका है इससे, ठीक है। तो अगर कोई ग्राफ, कोई अगर मटेरियल ब्रिटल डक्टाइल होगी तो उसका ग्राफ इस तरह से बनेगा, ग्राफ ऐसे जाएगा और ये ग्राफ ऐसे जाएगा, फिर ऐसे इस तरह, ठीक है। तो ये तुम्हारा ब्रेकिंग पॉइंट F और ये इलास्टिक लिमिट A, इसके बीच में मोड गैपिंग होगा, ठीक है। जी सर। स्ट्रेस एंड दिस इज स्ट्रेन, ठीक है। एग्जांपल क्या क्या होगा डक्टाइल का? कौन कौन सा एग्जांपल है डक्टाइल मटेरियल का? एग्जांपल ना, जैसे कॉपर, सिल्वर, आयरन, एल्युमिनियम डक्टाइल मटेरियल है, ओके। ब्रिटल मटेरियल क्या होती है? ओके, तो ब्रिटल मटेरियल मींस these are those materials which shows very small plastic region, है ना, beyond इलास्टिक लिमिट के बाद वेरी स्मॉल रीजन आएगा, ओके। सेकंड पॉइंट, फॉर सच मटेरियल द ब्रेकिंग पॉइंट lies close to इलास्टिक लिमिट। जी सर। तो अगर तुम्हारा प्लास्टिक रीजन कम है, प्लास्टिक रीजन कम करने का मतलब है ये जो रेंज है, ये रेंज अगर लेस होगा, ये वाली जो रेंज अगर कम हो गई, इसका मतलब ये कौन सा मटेरियल होगा? ये तुम्हारा ब्रिटल होगा, ठीक है। तो ग्राफ से ब्रिटल होगा, और ये बोल सकते हैं जो ब्रेकिंग पॉइंट है F और जो इलास्टिक लिमिट है A इलास्टिक लिमिट A और F के बीच में का अगर ये कम होगा, इसका मतलब है F इज वेरी क्लोज टू A, जी सर। ये हो जाता है रीजन। तो ग्राफ देख के हम लोग डिसाइड कर सकते हैं कौन सा ब्रिटल होगा, कौन सा डक्टाइल होगी, ठीक है। तो इसमें क्या होती है, ब्रिटल मटेरियल का जो ग्राफ बनता है, ग्राफ यहाँ पे स्ट्रेट लाइन बनेगा ऐसे, ठीक है। और स्ट्रेट लाइन बनने के बाद थोड़ा सा ग्राफ एलोंगेट करता है, यहाँ से जाएगी ऐसे और यहीं पे खत्म हो जाएगा। तो ये F हो गया और ये तुम्हारा A हो गया। यहाँ पे ये F है, ये मतलब ये रीजन क्या होती है? लेस होती है। ये रीजन यहाँ पे क्या होता है? मोर होता है, ठीक है। तो अगर ये लेस हो जाएगा, इसका मतलब ये ब्रिटल मटेरियल है। आया समझ में? ठीक है जी सर। तो सच मटेरियल, ब्रिटल का मतलब क्या है? सच मटेरियल, ब्रिटल मटेरियल को हम लोग यूज नहीं करते हैं। सच मटेरियल आर नॉट यूज टू मेकिंग सीड्स, ठीक है। ब्रिटल मटेरियल का हम लोग सीड्स बनाने में यूज नहीं करते हैं, ठीक है। जी सर। ये 2 पॉइंट हमें, और इसमें एनर्जी वाला पार्ट हो गया, ठीक है। इस पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन आया हुआ है तुम्हारा नीट का क्वेश्चन पेपर में देखोगे, इस पे मेडिकल में एक बार क्वेश्चन आया, जी सर। ठीक है, क्वेश्चन मिल जाएगा। अब इसमें एक आती है एनर्जी।
एनर्जी का कंसेप्ट क्या है, ठीक है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो नेक्स्ट इज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। सो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, देखो जो वायर है बेसिकली, इस वायर में हम लोग फोर्स लगा रहे हैं, तो वायर में मास अटैच कर रहे हैं मतलब फोर्स लगा रहे हैं, तो वायर में जब फोर्स अटैच कर रहे हैं तो इसमें वायर में एलोंगेशन हो रहा है, तो वायर में फोर्स भी अप्लाई कर रहे हैं और वायर में एलोंगेशन भी हो रहा है, मतलब डिस्प्लेसमेंट हो रही है। तो वायर में क्या होती है, कुछ जी वायर सर। में कुछ वर्क डन करना होता है। वर्क का मतलब क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो वायर में तुमने मास को अटैच किया तो फोर्स अप्लाई हो गई, और वायर एलोंगेट किया तो डिस्प्लेसमेंट। तो बेसिकली वायर में क्या होती है, कुछ वर्क डन होता है, दैट वर्क इज स्टोर्ड एज ए पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। ये वायर में जब तुम मास को अटैच करते हो तो वेलोसिटी नहीं आ रही है, ठीक है, ऐसा नहीं कि ये मूव नहीं कर रहा है, सिंपल एलोंगेशन हो रहा है। इसका मतलब जो तुमने वर्क किया, ये वर्क क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाती है, ओके। तो वही पोटेंशियल एनर्जी जो है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इलास्टिसिटी में जो पोटेंशियल एनर्जी होती है दैट इज कॉल्ड इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, ओके। सो व्हेन ए वायर इज स्ट्रेच्ड, when a wire is stretched, then some work is done against internal restoring force, internal restoring force, okay. That work is converted into that work is stored as elastic potential energy, elastic potential energy in the world, ठीक है। निकालते कैसे, देखो इसका निकालने का मेथड क्या है, इसको इस तरह से देखते हैं, ओके। लेट्स सपोज ये वायर है, इस वायर की लेंथ L एंड इस वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया, इस वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, A इज द क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है। सो इनिशियल रीस्टोरिंग फोर्स, जब मास को नहीं अटैच किया है, जब मास को नहीं अटैच किया तो इनिशियल रीस्टोरिंग फोर्स की वैल्यू क्या होगी, 0। इनिशियल जी सर। रीस्टोरिंग फोर्स, ओके। बट if by applying a mass, अगर तुम मास लगा दोगे, तो मास को तुमने अटैच किया, तो मास को जब अटैच करेंगे सो इस वायर का लेंथ क्या होगा, इंक्रीज करेगा, ओके। इस वायर की लेंथ इंक्रीज करेगा, यहां तक आ जाएगा, ठीक है, ये वैल्यू। तो ये इनिशियल फिगर है और ये फाइनल फिगर है आफ्टर एलोंगेशन, ठीक है। तो मास को तुमने अटैच किया यहाँ पे, तो इनिशियल लेंथ मान लो L है, अब ये जो इंक्रीमेंट होगा, दिस इंक्रीमेंट लेंथ इज कॉल्ड डेल्टा L, ओके। नाउ अब जब तुम मास को अटैच करेंगे, इसका मान लो ये फोर्स अप्लाई करेगा F, इस F का मतलब mg बोल सकते हैं, इस F का मतलब क्या हो जाएगा, mg। तो जैसे तुम मास को अटैच करेंगे तो वायर के अंदर एक रीस्टोरिंग फोर्स होगा, मैंने बताया था रीस्टोरिंग फोर्स, ठीक है। तो ये रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप हो जाती है, ओके। बट इफ load is applied on the wire, a restoring force F developed, ओके। तो इस केस में क्या करते हैं, एवरेज फोर्स निकालते हैं, ये इनिशियल फोर्स है और ये आफ्टर अप्लाइंग लोड है, ओके। So average force, we have to calculate average force, okay, average force। तो average force क्या होती है, average force required to increase the length delta L, average force equal to कैसे निकालेंगे, दोनों फोर्स को ऐड करेंगे तो 0 प्लस F/2, इसका मतलब F/2, दिस इज एवरेज, ओके। सो सर आज इतना हो सकता है। अच्छा, और
बस ये खत्म करके छोड़ देंगे, ठीक है, 5 मिनट और। जी सर। ना वर्क इक्वल टू क्या बोलते हैं, एवरेज फोर्स इनटू इंक्रीज इन लेंथ, इंक्रीज इन लेंथ। ओके, तो एवरेज फोर्स F/2 हो गया और इंक्रीज इन लेंथ कितने, डेल्टा एल, तो डेल्टा एल मल्टीप्लाई कर दो। ओके, ये हो गया तुम्हारा वर्क। जी सर। यही वर्क डन को क्या बोलते हैं हम लोग, पोटेंशियल एनर्जी, मतलब यू। तो यू इक्वल टू क्या हो जाएगी, F/2 इंटू डेल्टा एल। ठीक है, ये फॉर्मूला है। ठीक है, इसी फॉर्मूले को थोड़ा सा और मॉडिफाई कर देते हैं, बस 2 मिनट और, तो 2 मिनट टाइम तो हो जाएगा। ठीक है, जी सर। ये एक तो फॉर्मूला ये हो गया, एनर्जी इक्वल टू F/2 इंटू डेल्टा एल। ठीक है, इसको देखो कैसे लिखते हैं, F/2 मैंने लिखा, डेल्टा एल ऑलरेडी था, एरिया इंटू लेंथ से मैंने डिवाइड किया, एरिया इंटू लेंथ से मैंने मल्टीप्लाई किया, एरिया इंटू लेंथ से मैंने डिवाइड किया और एरिया इंटू लेंथ से मैंने मल्टीप्लाई किया, ये वाले टर्म से। ठीक है, अब देखो क्या हो रहा है, हाफ, ठीक है, हाफ, ये इसका फोर्स ले लो और ये इसका एरिया, फोर्स बाय एरिया, फोर्स बाय एरिया क्या हो जाएगा, स्ट्रेस। ठीक है, फिर से ये ले लो डेल्टा एल और ये ले लो एल, डेल्टा एल बाय एल क्या हो जाएगी, स्ट्रेन। एरिया इंटू लेंथ, एरिया इंटू लेंथ क्या हो जाएगी, वॉल्यूम, ये क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इंटू एनर्जी बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम को डिवाइड कर दो, एनर्जी बाय वॉल्यूम, हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। ओके, इस टर्म को लिखते हैं यू, स्मॉल यू इक्वल टू हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। दिस इज द फॉर्मूला। ओके, दिस इज द न्यू फॉर्मूला। तो दोनों फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, एक हमें ये फॉर्मूला भी याद रखनी है, ये वाली फॉर्मूला भी याद रखनी है, ठीक है, जो मैंने ड्रॉ किया था, और ये वाली फॉर्मूला। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों में डिफरेंस क्या है, ये पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी, और ये क्या है, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। ठीक है, 1 मिनट और देंगे, उसके बाद छोड़ देंगे। ठीक है, हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। इस फॉर्मूले का 2 फॉर्मेट और होता है। देखो, यंग मॉडुलस इक्वल टू स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, है ना, तो स्ट्रेस इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, स्ट्रेस इक्वल टू वाई इंटू स्ट्रेन लिख सकते हैं। ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, तो u इक्वल टू हाफ, स्ट्रेस को क्या लिखेंगे, y इंटू स्ट्रेन इंटू स्ट्रेन। ठीक है, तो u का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हाफ इंटू y इंटू स्ट्रेन का होल स्क्वायर। ओके, तो दिस इज अनदर फॉर्मेट। फिर से मैंने क्या किया, स्ट्रेस को हटाया, अब क्या करो, स्ट्रेन को हटाओ, अगेन फ्रॉम दिस फॉर्मूला, स्ट्रेन इक्वल टू क्या लिखेंगे, स्ट्रेस बाय वाई। अब ये वैल्यू फिर से यहाँ पे पुट करो। ठीक है, तो क्या आएगा, देखो u इक्वल टू हाफ इंटू स्ट्रेस, अब स्ट्रेन को पुट करो, तो स्ट्रेन इक्वल टू स्ट्रेस बाय वाई, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, u इक्वल टू हाफ इंटू स्ट्रेस का होल स्क्वायर। ठीक है, तो 3 फॉर्मूला यहाँ पे है, ये तीनों फॉर्मूला याद रखनी है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फॉर्मूला चूज करेंगे, ये और ये। क्वेश्चन स्ट्रेस स्ट्रेन के फॉर्म में तो ये फॉर्मूला, स्ट्रेन और यंग मॉडुलस के फॉर्म में तो ये फॉर्मूला, स्ट्रेस और यंग मॉडुलस के फॉर्म में तो ये फॉर्मूला। तो इसमें 4 फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला, ये फॉर्मूला, ये फॉर्मूला। ये तीनों फॉर्मूला क्या है, बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी बाय वॉल्यूम है, ये है ना, एनर्जी बाय वॉल्यूम, इससे निकलेगा। और ये फॉर्मूला क्या है, ये तुम्हारा पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है, तो 4 फॉर्मूला है, ये फर्स्ट फॉर्मूला, ये सेकंड फॉर्मूला, ये थर्ड फॉर्मूला और ये 4th फॉर्मूला।
तो क्वेश्चन इसी चार फॉर्मूले से पूछा जाता है, हमेशा पूछता है, क्योंकि इसमें एनर्जी के रिलेटेड चार फॉर्मूला आ जाता है, इसलिए एग्जाम में हमेशा ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, यस सर। चलो एंड करते हैं। जी सर। दवा सब टाइम पे खाओ। थैंक यू सर। चलो ठीक है, रिकॉर्डिंग हम भेज देंगे। जी सर।